हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज एक बार फिर जीएस बाय अनुज सर यूट्यूब चैनल पर। कल मैंने जहाँ से क्लास खत्म की थी, आज उसी के आगे क्लास शुरू करते हैं। कल आपको पार्लियामेंटो अधिनियम 1909 पढ़ाया गया था। 1909 में हमने बताया था कि क्या क्या किया गया। यहाँ पर पृथक निर्वाचन प्रणाली को अपनाया जा रहा है, जिससे मुस्लिमों के लिए अलग से प्रणालियाँ बना दी जाती है। इसकी खामियों को दूर करने के लिए या इसकी वजह से क्या क्या भूमिका बनती जाती है, या भारत में ऐसी क्या सिचुएशन आती है जिससे ब्रिटेन सरकार को मॉन्टेग्यू चैनफोर्ड अधिनियम या भारत सुधार अधिनियम पास करना पड़ा। तो इसकी हम सबसे पहले भूमिका की बात करते हैं और इसके बाद हम मॉन्टेग्यू चैनफोर्ड में देखेंगे कि जो घोषणा पत्र लाया गया उनमें किन किन बातों को मेंशन किया जाता है और घोषणा पत्र में क्या क्या लेके आया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपका मॉन्टेग्यू चैनफोर्ड अधिनियम या भारत सुधार अधिनियम 1919 या इसे कह सकते हैं मॉन्टेग्यू चैनफोर्ड अधिनियम 1919। इसके पीछे लाए जाने की क्या क्या भूमिका है, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले भूमिका की बात करते हैं, भूमिका और क्या क्या भूमिका बन रही है इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ भूमिका की बात करें तो आपके यहाँ भूमिका की बात करें तो यहाँ पे बात करते हैं कि क्या क्या निकल के आता था। पहले 1909 पार्लियामेंटो अधिनियम 1909 द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया। अब जब इसका वर्णन किया जा रहा है तो यहां से आपके कांग्रेस के लोग नाराज हो गए या कांग्रेसी नाराज हो गए। नाराज होने के बाद आगे क्या होता है, आगे फिर घटना आपकी निकल के आएगी। 1911 में दिल्ली दरबार लगाया जाएगा। दिल्ली दरबार में 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन रद्द हो गया। तो इससे फिर एक बार मुस्लिम नाराज हो गए। आगे बात करते हैं 1911 में ही आगे घटना होती है कि यहां पर कहेंगे इटली एवं तुर्की के बीच युद्ध शुरू हो गया। और इस युद्ध में अंग्रेजों की भागीदारी हो गई, जिससे क्या हो गया, मुस्लिम या कहेंगे लीग एक बार फिर नाराज हो गई। इसके बाद 1911 के बाद यहाँ पर 1911 में एक और घटना होती है। कहेंगे 1911 में आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या कहेंगे विश्वविद्यालय बनाने में अंग्रेजों की असहमति जता दी। इससे एक बार फिर मुस्लिम नाराज हो। तो यहाँ तीन कारण आपके सामने दिख रहे हैं कि 1909 में पार्लियामेंटो अधिनियम द्वारा आपके कांग्रेस नाराज हो जाती है। 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है, जिससे मुस्लिम असंतुष्ट होते। फिर यहाँ 1911 में इटली और तुर्की के बीच युद्ध शुरू हुआ, जिसमें आपकी भागीदारी सुनिश्चित कर दी किसने, ब्रिटेन ने। इससे मुस्लिम लीग नाराज हुई। फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने में अंग्रेजों ने अपनी असहमति जता दी। ये सारे पॉइंट आपके जो निकल के आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके भारत सुधार अधिनियम को लाने में मददगार होंगे। अब इसके आगे देखते हैं तो 1913 में, इसको हम रब किए दे रहे हैं, ये आप नीचे राइट कर लो और देखते हैं 1913 में इसकी बात की गई। तो 1913 में बाल्कन युद्ध शुरू हो जाता है। बाल्कन युद्ध, इस युद्ध की बाद में चर्चा करेंगे, इससे भी मुस्लिम लीग नाराज है। और 1914 में एक घटना और होती है अंतरराष्ट्रीय पर, कहेंगे प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। प्रथम
विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। ये सारी घटनाएं आपकी निकल के आ रही हैं, ये सारी घटनाएं आपकी कहीं ना कहीं मुस्लिम कहेंगे भारत सुधार अधिनियम को लाने में हेल्प करेंगी। और यहां पर देखा जाए कि एक घटना और घटित होगी कि 1907 में जब सूरत अधिवेशन होता है तो सूरत अधिवेशन में आपके कांग्रेस का दो भागों में विभाजन होगा। कांग्रेस से आपके कहेंगे नरम दल अलग हो जाएंगे, गरम दल अलग हो जाएंगे। गरम दल के जितने नेता हैं वो अलग होते हैं, किसी को सजा दे दी जाती है। उनमें एक नेता है जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। वो 1914 में जेल से छूट कर आते हैं और छूट के आने के बाद वो यहाँ पर एक जनव्यापी भ्रमण करेंगे पूरे भारत में और देखते हैं कि यहाँ की जनता पूरी तरह से सो चुकी है। उनको जगाने के लिए, उनको एक बार फिर प्रेरित करने के लिए, जन क्रांति को जगाने के लिए कहा जाता है कि पूरा 1 साल लगा दिया बाल गंगाधर तिलक ने। और 1916 में कहेंगे 1916 में ये होम रूल लीग की शुरुआत करते हैं। होम रूल लीग की शुरुआत की गई 1916 में। होम रूल लीग की शुरुआत होती, इसी में समय आपकी एनी बेसेंट भी होम रूल लीग की शुरुआत करते हैं। ये कहीं ना कहीं सारे कारण आपके भारत सुधार अधिनियम से रिलेटेड हो जाते हैं। और कहेंगे मॉन्टेग्यू जो भारत का भारत सचिव है वो गवर्नर जनरल या वायसराय चैमफोर्ड के साथ मिलकर एक घोषणा पत्र जारी करेगा जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि इसकी मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड अधिनियम लाए जाने की भूमिका क्या रही। मार्ले मिंटो अधिनियम भी है जिम्मेदार। आपका दिल्ली दरबार बंगाल विभाजन आ जाता है। इटली और तुर्की के बीच युद्ध में ब्रिटेन की हिस्सेदारी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में असहमति जताना, प्रथम विश्व युद्ध और बाल्कन युद्ध और होम रूल लीग। इससे क्या होता है कि आपके यहाँ भारत सुधार अधिनियम लाया जाएगा। अब हम इसके बारे में देखते हैं। भारत सुधार अधिनियम, ये सारी चीजें आप नोट करते जाएंगे। अगर आपका वीडियो स्किप हो रहा है या आप नहीं नोट कर पा रहे हैं तो आप बैक करके वीडियो उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर मॉन्टेग्यू घोषणा की बात करते हैं। मॉन्टेग्यू घोषणा, ये मॉन्टेग्यू घोषणा की बात करें तो 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू अपनी घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे। क्या घोषणा करते हैं, इस घोषणा में याद रखना है कि भारत प्रशासन में पहला पॉइंट यहां निकल के आता है, भारत प्रशासन में भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना। पहला पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि 1917 में जो घोषणा की जा रही है इसमें क्या निकल कर आ रहा है, भारत प्रशासन में भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना है। दूसरे पॉइंट की बात करें कि भारत में एक उत्तरदायी सरकार की शुरुआत। अब इस एक्ट को आप ध्यान से पढ़ो कि मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड अधिनियम आ रहा है, उसमें किन किन बातों का वर्णन किया जा रहा है। भारत प्रशासन में भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना भी बताएंगे कि वायसराय कार्यकारिणी में कितने सदस्य, कितने भारतीय होने चाहिए। ये सारी चीजें निकल कर आ रही। एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। और यहाँ पर जो पॉइंट जोड़ा गया उत्तरदायी सरकार, इसमें बोला गया कि क्रमिक रूप से कैसे, क्रमिक रूप से अर्थात धीरे धीरे से भारत में स्वशासन दिया जाएगा। भारतीयों को भारत में स्वशासन दिया जाएगा। तो यहां पे जोड़ दिया गया कि कैसे दिया जाएगा, क्रमिक रूप से अर्थात धीरे धीरे। और ये किस पर निर्भर करेगा, ये आपको याद रखना है, ये निर्भर करेगा उचित समय एवं सरकार की मंशा पर या सरकार के निर्णय द्वारा। तो आपको याद रखना है कि मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र 20 अगस्त 1917 को पारित किया जाता है। और इस अधिनियम में किन बिंदुओं की बात की गई है, तो आपको याद रखना है भारत प्रशासन में भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना, एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना और क्रमिक रूप से भारत में स्वशासन दिया जाएगा। ये किस पर होगा, अधिक समय कहेंगे उचित समय देखते हुए और कहेंगे सरकार के निर्णय द्वारा ऐसा किया जाएगा। अब बात करते हैं आगे, इसी के द्वारा क्या आता है कि मॉन्टेग्यू ये घोषणा कर रहे हैं, मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड के साथ मिलकर, चैमफोर्ड
के साथ मिलकर चयन कोड अधिनियम, मिलकर 1918 में क्या करेंगे, मिलकर एक योजना तैयार करेंगे, मिलकर योजना तैयार करेंगे। योजना तैयार करना है, कब इन्होंने सोचा, 1918 में। ये सारे पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं कि भारत में प्रशासन में, भारतीय प्रशासन में भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए कब बोला गया, 1919 के द्वारा। एक उत्तरदायी सरकार की शुरुआत करना है, 1919 के द्वारा। क्रमिक रूप से भारत में स्वशासन दिया जाएगा, धीरे धीरे दिया जाएगा। और मॉन्टेग्यू ने क्या किया, चयन कोड के साथ मिलकर योजना को तैयार किया। अब आगे देखते हैं कि इस अधिनियम में किसको किसको किन किन बिंदुओं को शामिल किया गया। तो आपको डेट याद रखना है कि घोषणा पत्र कब आ रहा है, मॉन्टेग्यू घोषणा आपको अंडरलाइन कर लेंगे कि 20 अगस्त कब आ रहा है, 20 अगस्त 2017 को लॉन्च किया जाएगा। और यहाँ सारे पॉइंट जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन पर जोर देना है कि भारतीयों का प्रतिनिधि, उत्तरदायी सरकार, स्वशासन दिया जाएगा। और किसके साथ, भारत सचिव है ये, और ये आपका वायसराय, ये मिलकर आपका घोषणा पत्र कहेंगे या कहेंगे योजना बनाएंगे। तो ये सारे पॉइंट हमें याद करना है। अब देखते हैं आगे इसमें किन किन बिंदुओं को रखा गया। तो मॉन्टेग्यू चयन कोड अधिनियम की बात करते हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या क्या शुरुआत होती है। तो मॉन्टेग्यू चयन कोड अधिनियम में क्या किया जाता है, देखेंगे चैम्स कोड अधिनियम 1919, याद रखेंगे 1919 में बनेगा और 1921 में लागू। याद रखना कि घोषणा 1917 में, 1918 में भारत सचिव और वायसराय मिलकर योजना बनाते हैं, शुरुआत करेंगे। 1919 में अधिनियम आ जाएगा और लागू कब से होगा, 1921 द्वारा। कई सारी आपको डेटे याद रखना है। तो अब पहला पॉइंट जो अधिनियम है, भारत सुधार अधिनियम है, इसमें पहला पॉइंट क्या निकल कर आएगा कि जो गृह सरकार की परिषद, जो परिषद है, गृह सरकार की जो परिषद है, या कहेंगे भारत सचिव की परिषद है, उसमें परिवर्तन करना है। गृह सरकार की परिषद में परिवर्तन क्या करना है, तो याद रखना कि ये परिवर्तन ऐसा होगा कि भारत सचिव या कहेंगे गृह सरकार के परिवर्तन से उसकी शक्तियों को कम करना है। ठीक है, क्या करना है, कम करना है। आगे देखिए केंद्र की कार्यकारिणी में परिवर्तन करना है। ये अगर आपको लिखने को भी आता है, लिखने को बोला जाता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला, गृह सरकार की परिषद में परिवर्तन करना है, अर्थात भारत सचिव की परिषद की शक्तियों को कम करना है। अगला पॉइंट हमने क्या बोला कि केंद्र की कार्यकारिणी में परिवर्तन करना है। केंद्र की विधान परिषद में परिवर्तन, केंद्र की जो विधान परिषद है, केंद्र की विधान परिषद में परिवर्तन, जो मेन बिंदु थे उन पर काम किया गया। पहले परिषद, फिर कार्यकारिणी, फिर केंद्र की विधान परिषद, ये सारे पॉइंट आपको नोट करने। चौथा पॉइंट आपका निकल कर आता है, कहेंगे पृथक निर्वाचन प्रणाली को बढ़ावा दिया गया, और चौथा पांचवा पॉइंट कहेंगे एक केंद्र लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। किसकी स्थापना की जाएगी, लोक सेवा आयोग की शुरुआत की जाएगी। इतने सारे पॉइंटों पर यहाँ पर बात की जा रही है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मॉन्टेग्यू चयन कोड अधिनियम में किन किन बातों को लाया गया कि गृह सरकार की परिषद में परिवर्तन करना है, केंद्र की कार्यकारिणी में परिवर्तन करना है, केंद्र की विधान परिषद में परिवर्तन लाना है, पृथक निर्वाचन प्रणाली को बढ़ावा देना है, और केंद्र लोक सेवा आयोग की स्थापना करना है। अब आगे देखते हैं कि इनके अंतर्गत क्या क्या किया गया। तो पहला पॉइंट आता है कि केंद्र सरकार की परिषद में जो परिवर्तन है इसकी बात करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, तो आपको याद रखना है कि इसके आधार पर भारत सचिव जो है, कौन थे, मॉन्टेग्यू सचिव की शक्तियों में
कमी की गई, शक्तियों में कमी। ठीक है, सचिव में शक्ति। दूसरा चीज क्या किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जो भारत सचिव परिषद थी या भारत सचिव या उसकी परिषद को, सचिव को वेतन आदि देने का प्रावधान भारतीय राजस्व से नहीं किया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है कि कब आपके भारतीय राजस्व से सैलरी देने का प्रावधान बंद किया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत। पीछे हमने बताया था 1793 अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत परिषद को यहाँ पर क्या किया जाएगा, कहेंगे जो परिषद है उसको भारत से वेतन देने आदि का प्रावधान किया गया। ये दोनों अधिनियम आपको याद रखना है कि इसके द्वारा क्या भारत सचिव के शक्तियों में कमी की जा रही है, भारत सचिव को वेतन आदि देने का जो प्रावधान है उसे भारतीय राजस्व से खत्म किया जाता है और एक नया पद लेकर आएंगे, इसके द्वारा एक नया पद आएगा। ये आप दोस्तों याद रखेंगे, इस पद का नाम है, कहेंगे एक उच्चायुक्त पद का सृजन किया गया, पद का सृजन, याद रखना, उच्चायुक्त पद का सृजन किया गया। इसकी स्थापना करने का मेन उद्देश्य था कि भारत सचिव की मदद करना। यहां तक समझ में आ गया होगा कि गृह सरकार की परिषद में परिवर्तन करने से क्या हुए, भारत सचिव की शक्तियों में कमी लाई गई। अर्थात कमी कैसी थी कि भारत मंत्री जो हुआ करते थे, वो जो नियुक्त हुआ करते थे, ब्रिटेन के जो मंत्री हुआ करते थे, उनको क्राइटेरिया डिसाइड किया गया कि अब उन मंत्रियों को नियुक्त किया जाएगा जो काफी दीर्घ समय से इंडिया में रह रहे हैं, उनको ही लाया जाएगा। और भारत सचिव, भारत परिषद जो है उसे वेतन आदि देने का जो प्रावधान भारतीय राजस्व से था उसे खत्म करके यहां से भारतीय राजस्व से समाप्त कर दिया गया और एक नया पद निकल के आएगा, जिसे इस पद का नाम होगा उच्चायुक्त। याद रखना, एक नया पद निकल कर आया जिसे उच्चायुक्त कहा गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि केंद्र की कार्यकारिणी परिषद में क्या किया गया। यहां पर देखते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं नोट कर रहे तो वीडियो को आप पीछे करके देखेंगे और दोबारा आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि केंद्र की कार्यकारिणी में क्या परिवर्तन किया गया। ये सारे पॉइंट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केंद्र की कार्यकारिणी में परिवर्तन, अगला पॉइंट अभी हमने बोला था, केंद्र की कार्यकारिणी में परिवर्तन क्या किया जाता है, कहेंगे वायसराय की कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या, कारिणी में सदस्यों की संख्या 6 थी, सदस्यों की संख्या 6 थी। हमने बताया था कि धीरे धीरे संख्या बढ़ती जाती है, विधि आयोग आएगा, पहले 4 थे, फिर 3 हो जाते हैं, फिर ये संख्या 4, 5 हो जाती है और एक अन्य सदस्य इसमें बढ़ा दिया जाता है। तो वायसराय की कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या जो 6 है, याद रखना है 6 में से 3 आपके भारतीय होना अनिवार्य कर दिया गया, 3 भारतीय होंगे, ये अनिवार्य कर दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस अधिनियम द्वारा, तो मॉन्टेग्यू-चैनफोर्ड अधिनियम द्वारा वो दिया गया, 6 सदस्यों में 3 भारतीय होने अनिवार्य कर दिए गए। और क्या किया गया कि कमांडर इन चीफ को छोड़कर 6 सदस्य, तो 3 अंग्रेज 3 भारतीयों को होना अनिवार्य किया गया। अब आगे बात करते हैं, ये 3 भारतीयों को कौन कौन से पद दिए जाते हैं, कहेंगे इनको एक शिक्षा का पद दिया जाता है, एक स्वास्थ्य है और एक पद और निकल कर आएगा जिसे यहां पर कहा जाएगा श्रम एवं व्यापार। ये पद दिए जाएंगे, हालांकि ये कभी अस्तित्व में नहीं आए, इन पर बड़ी चर्चा की गई, इनकी बड़ी आलोचना की गई है कि ये 3 जो सदस्य इनमें भारतीय शामिल किए गए, उनको एक तो शिक्षा दिया जा रहा पद, एक स्वास्थ्य और श्रम रिलेटेड। वास्तव में ये चर्चा में नहीं है। अब आगे करते हैं, तो यहाँ पे रखना दूसरा पॉइंट क्या देखिए, केंद्र की कार्यकारिणी में परिषद से क्या हुआ, वायसराय की कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या में 3 भारतीय होना अनिवार्य कर दिया गया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या निकल के आता है। अब विधान परिषद में क्या चेंजमेंट किया गया, जो विधान परिषद बनाई गई थी या मंडल जो बनाया गया था, केंद्र के मंडल में क्या परिवर्तन किया गया, केंद्र के मंडल में परिवर्तन, मंडल में क्या परिवर्तन हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट।
एक सैलरी देने प्रावधान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कार्यकारिणी में कितने भारतीय मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पर मंडल, यहाँ पर देखिए तो मंडल को 2 सदन बना दिए जाएंगे। एक सदन का नाम था राज्य परिषद और एक का नाम है केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा, ये सारे पॉइंट आपको नोट के करना है। तो यहाँ मंडल को क्या किया गया, द्विसदनात्मक कर दिया गया। अब इस द्विसदनात्मक में याद रखना, ये जो राज्य परिषद है सन 1947 में और राज्यसभा के नाम से जाना जाएगा और इसको बोला जाएगा विधानसभा या कहेंगे आपके लोकसभा के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। किसके नाम से जाने जाएंगे, लोकसभा के नाम से जाने जाएंगे। अब यहाँ राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या देखें तो यहाँ राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 है और लोकसभा में जो केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 145 है। इसमें से जो 34 हैं वो निर्वाचित हैं और 26 आपके मनोनीत थे, और 145 में आपके 104 सदस्य निर्वाचित एवं 41 मनोनीत। ये बात आपको क्लियर हो रही होगी कि यही केंद्रीय राज्य परिषद राज्यसभा के नाम से जानी गई, केंद्रीय विधानसभा लोकसभा के नाम से जानी गई। सदस्यों की संख्या 60 में 34 निर्वाचित, 26 मनोनीत, केंद्रीय विधानसभा में सदस्य 145, 104 सदस्य निर्वाचित और 41 मनोनीत। अब इसके बाद देखते हैं कि इनमें किसमें महिलाओं को अधिकार दिया गया और किसको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं, ये शायद नोट कर लिया होगा, तो यहां पर देखते हैं। अब यहां पर देखते हैं कि वोट देने का अधिकार, कहेंगे राज्यसभा जो थी इसमें महिलाओं को मत देने की अनुमति नहीं दी गई, या कहेंगे मॉन्टेग्यू चयन बोर्ड अधिनियम द्वारा पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। केंद्रीय विधानसभा में महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया। नोट कर लेंगे, केंद्रीय विधानसभा में महिलाओं को वोट देने का मत दिया गया। अब कहेंगे लेकिन ये मताधिकार जो था वो सीमित था, या कहेंगे जो सरकार को कर के माध्यम से पैसा देते थे, धन देते थे, या जो धनाढ़ थे, केवल उन्हीं को वोट देने का अधिकार है। ठीक है, कहेंगे कैसे, जैसे 1920 में देखा जाए मताधिकार सीमित कैसे था। 1920 में यहाँ डाटा देखें तो इस समय लगभग 24 करोड़ जनसंख्या थी। 24 करोड़ में से मात्र 263 लोगों को ही मत देने का अधिकार था। अब यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि मॉन्टेग्यू चयन बोर्ड अधिनियम द्वारा सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। इसमें कुछ लोग ही वोट डाले, कहेंगे 24 करोड़ में केवल 263 लोगों को अधिकार दिया गया। राज्य परिषद या राज्यसभा में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, केंद्रीय विधानसभा में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। इसमें भी ऐसे लोग थे जो कहेंगे 15% 15 रुपए मासिक रुपए देते थे, कहेंगे आपके खेती लगान दिया करते थे, या 15 रुपए नगर पालिका को दिया करते थे वार्षिक, या कहेंगे जिनकी आय सालाना 2000 रुपए टैक्स के रूप में सरकार को पे करते थे वही वोट डाल सकते थे। तो यहाँ आपको एक नई चीज पता चली होगी कि मंडल को द्विसदनात्मक जो मंडल था उसे राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा में बांटा गया। संख्या 24 करोड़ में मात्र 263 लोगों को वोट डालने का अधिकार था। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आगे बात करते हैं, ये साथ में नोट करते जाएंगे। अब यहां पर देखते हैं कि किसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो यहां पर आगे निकल के आएगा कि प्रांतों में द्वैध शासन, याद रखना, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन लागू, अर्थात यहाँ विषयों का भी बंटवारा हो गया और केंद्र में द्वैध शासन नहीं है। भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ेंगे तो प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाएगा। इसी के द्वारा कहेंगे सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ावा दिया गया। ये सारे पॉइंट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिया गया।
सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत क्या किया गया? इसके अंतर्गत सिखों को, इसके अंतर्गत ईसाइयों को, इसमें आपके एंग्लो इंडियन, पारसी आदि को अलग से निर्वाचक मंडल कर दिया गया। जैसे 1909 में हमने देखा कि मुस्लिमों के लिए क्या निकल कर आया था? पृथक निर्वाचन। तो कहेंगे सिखों को पहली बार कब किया गया? तो कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा सिखों को भी अलग निर्वाचन दिया गया। और कहेंगे इस अधिनियम को, द्वैध शासन को, या इसको डायरची के भी नाम से जानते हैं, डायरची भी बोला जाता है, द्वैध शासन भी कहा जाता है। कहां पे लागू किया गया? प्रांतों में लागू किया जाता है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या निकल कर आता है। ये सारे पॉइंट आप नोट करते जाएंगे। आगे यहां पर एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग जो सिविल सेवा के लोगों के लिए भर्ती करने के लिए एक आयोग बनाया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी जो सन 1926 में स्थापित होगा। याद रखना, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में। यही भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ेंगे तो इसे संघीय न्यायालय में बदल दिया जाएगा। और प्रांतों के लिए भी प्रांतीय लोक सेवा आयोग आएगा और साथ ही साथ संयुक्त लोक सेवा आयोग की भी स्थापना की जाएगी। तो किस अधिनियम द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1935। तो यहाँ पर याद रखना, सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ावा दिया जा रहा है, द्वैध शासन की शुरुआत की जा रही है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया जा रहा है और केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा रही है। यहाँ पे एक पॉइंट और निकल कर आएगा, ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि पहली बार केंद्रीय बजट से राज्य के बजट को अलग कर दिया गया। राज्य के बजट को अलग कर दिया गया। ये सारे पॉइंट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे पूछेगा कि किस आयोग द्वारा आपके केंद्रीय बजट से क्या किया गया? आम बजट को अलग किया गया। तो कहेंगे आपके भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। अब यहां पर एक घोषणा और की गई कि एक विधि आयोग की स्थापना की जाएगी जो 10 वर्ष बाद इन कानूनों की पुनः समीक्षा की। तो आपने देखा होगा 10 वर्ष बाद तो भारत में 1929 में पुनः कानूनों की समीक्षा करने के लिए आयोग का गठन किया जा रहा है। लेकिन कहेंगे यहाँ बर्किन हेड है गवर्नर, उनकी अध्यक्षता में कहेंगे एक यहाँ मिशन आएगा जिसे नाम दिया जाएगा साइमन कमीशन, जिसको 1929 में आना था वो भारत में 1927 में इसका गठन हो गया। कहेंगे ब्रिटेन में इसका 1927 में गठन हो गया और कहेंगे इसके जितने भी सदस्य थे वो सारे के सारे अंग्रेज थे। इसलिए इसे भारतीयों ने इस कमीशन को श्वेत कमीशन कहा। ये 1928 में मुंबई पहुंचा और यहाँ पर लोगों ने इसका विरोध किया, गो साइमन बैक के नारे लगाए और कहेंगे फिर पुनः 1929 में आएगा, लाहौर जाता है। तो साइमन कमीशन 2 बार आता है और इसके द्वारा 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। इसमें एक आधार बनाया जाता है कि 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे और यहाँ पर सभी को बुलाया जाएगा और एक उत्तरदायी सरकार, जो जैसे 1919 में घोषणा की गई थी कि एक उत्तरदायी सरकार, एक क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। तो आप लोगों को आज हमने क्या पढ़ाया? भारत शासन अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम या भारत सुधार अधिनियम या इसी को द्वैध शासन अधिनियम भी कहा जाता है। तो ये आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं कुछ चीजें आई तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और आप कमेंट करें तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों का इतना तो हक बनता ही है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।